नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग या संस्थागत नियोजन के बारे में। जानेंगे इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं, उद्देश्य और चरण। यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्लानिंग या नियोजन, जैसा कि हमें पता है, प्लानिंग या नियोजन का अर्थ है कि भविष्य को ध्यान में रखकर, अपने उद्देश्य या लक्ष्यों को ध्यान में रखकर जब हम किसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं या योजना बनाते हैं तो उसे हम नियोजन का नाम देते हैं। अब यहाँ बात हो रही है संस्थागत नियोजन की। संस्थागत नियोजन से तात्पर्य है कि जब कोई संस्था अपने उद्देश्यों को, अपने उपलब्ध संसाधनों को, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कोई योजना बनाती है तो उसे हम संस्थागत नियोजन का नाम देते हैं। संस्थागत नियोजन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक परिभाषा को देखते हैं। ये परिभाषा दी है एम.बी. बुच ने, और ये कहते हैं द एक्टिविटीज विच आर प्लान्ड according to the need experienced by an educational institution and the resources available or may be available are called institutional planning। अर्थात एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपने अनुभव में आई आवश्यकताओं, प्राप्त अथवा प्राप्त हो सकने वाले साधनों के आधार पर निर्मित अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की संस्थागत नियोजन कहलाता है। दिस में बी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। यह योजना दीर्घकालीन या अल्पकालीन हो सकती है। दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी। और यह आधारित होती है विद्यालय और समाज में जो उपलब्ध संसाधन है उसके मैक्सिमम या जो चरम उपयोग है उस पर आधारित होती है। मैक्सिमम का होता है जितना अधिक से अधिक हम उपयोग कर सकें। तो ये इस डेफिनेशन के आधार पे हम समझ सकते हैं कि ये किसी विद्यालय से संबंधित होती है, वहाँ पर उपलब्ध या भविष्य में उपलब्ध हो सकने वाले किसी जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन पर से संबंधित होती है, और साथ साथ ये लक्ष्य आधारित भी होती है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग या संस्थागत नियोजन को हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं। It is institutional planning as a means to achieve the comprehensive objective of education। संस्थागत नियोजन शिक्षा के जो समग्र उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का एक साधन है। जो भी हम चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से इन उद्देश्यों को हम प्राप्त करें, उनको पाने का एक साधन हो सकता है ये संस्थागत नियोजन। It is a detailed program of an institution। चूँकि संस्थागत नियोजन है तो ये किसी संस्था से ही जुड़ा हुआ होगा, और ये किसी संस्था की योजना का एक विस्तृत लेखा जोखा या विस्तृत कार्यक्रम है। इट इज़ टाइम बाउंड प्रोग्राम। ये समय आधारित एक कार्यक्रम है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि दीर्घकालीन योजना हो सकती है या अल्पकालीन, तो ये समय आधारित है या समय से बंधा हुआ एक कार्यक्रम है। It is a knowledge of here knowledge of resources is needed। संस्थागत नियोजन या संस्थागत प्लानिंग करने के लिए ज़रूरी है कि संस्था को अपने संसाधनों का जो अभी उपलब्ध है या भविष्य में हो सकते हैं उनका पूर्ण ज्ञान हो, तभी योजना बनाई जा सकती है। आगे देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डेमोक्रेटिक सेटअप, जनतांत्रिक व्यवस्था या जनतांत्रिक आधार। संस्थागत नियोजन में करने में चूंकि हमें मानवीय संसाधन और विद्यालय में उपलब्ध मानवीय संसाधन हमारे हो सकते हैं शिक्षकगण और गैर शिक्षकगण। तो जितने भी जो गैर शैक्षणिक कार्य में लगे हुए जो लोग हैं और साथ साथ जो शैक्षणिक कार्य में जो लगे हुए लोग हैं, इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट जितने भी लोग हैं, उन सबके आपसी सहयोग से ही ये संस्थागत नियोजन पूरा होता है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर सबकी भावनाओं और सबके सहयोग से काम पूरा होने की वजह से इसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप है या जनतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ पर। इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। संस्थागत नियोजन किसी संस्था विशेष की आवश्यकताओं पर ही आधारित होती है। किसी संस्था की अपनी कुछ लक्ष्य, अपने उद्देश्य, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनको दूर करने के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था अपना एक योजना बनाती है या प्रोग्राम बनाती है। इसलिए ये उस संस्था के अनुभवों पर आधारित होती है। इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन।
बिल्कुल सही बात है कि ये जो संस्थागत नियोजन है वो किसी विशेष संस्था से ही संबंधित है। किसी एक संस्था ने जो अपने लिए अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई है, उसे हम किसी दूसरे संस्थान पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर संस्था से संबंधित है। तो इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी, यानी यहाँ पर मैक्सिमम यानी जो अधिकतम उपयोग का सिद्धांत यहाँ काम करता है। अधिकतम उपयोग किसका? जो उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे वो भौतिक संसाधन हो। भौतिक संसाधन में हो जाता है हमारे पास विद्यालय में कितना फंड अवेलेबल है, कितना इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, तमाम चीज़ें जो भी शिक्षा के में काम में आती हैं वो कितनी हैं, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ मानवीय संसाधन में मैं जैसे मैंने कहा अभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग इसमें शामिल रहता है। एनकरेजमेंट टू ह्यूमन एफर्ट्स, इसमें मानवीय प्रयासों को एनकरेज किया जाता है या मानवीय प्रयासों को बढ़ावा मिलता है या बढ़ावा दिया जाता है। अगली इसकी विशेषता है कोऑपरेशन एंड को पार्टिसिपेशन। सभी संसाधनों के सहयोग से और साथ साथ सभी के सहयोग से ही ये संस्थागत नियोजन सफल हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कोऑपरेशन या सबका सहयोग एक विशेषता या प्रमुख विशेषता है। गोल ओरिएंटेड, नेक्स्ट है लक्ष्य आधारित या गोल ओरिएंटेड। कोई भी योजना हम बिना उद्देश्य के बनाते नहीं हैं। तो इसी तरह संस्था में भी जब भी कोई नियोजन या प्लानिंग की जाती है वो भी लक्ष्य आधारित होता है, भले ही वो लक्ष्य लंबे समय में प्राप्त किया जाए या कम समय में। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। हालांकि जो संस्थागत योजनाएं बनाई जाती हैं वो लक्ष्य आधारित हैं, समय आधारित भी हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में उन लक्ष्यों का जो समय है पूरा होने में उसमें भी हम अंतर कर सकते हैं। संसाधनों में भी कमी या ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें भी हम किसी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये योजनाएं बनाई तो जाती हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है। इसके अपने अपने समय या इसमें हम कुछ लचीलापन भी रहता है। इसको हम आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब समुदाय का जो सहयोग है उस पर ही आधारित है। अब समुदाय से यहाँ तात्पर्य है एक तो विद्यालय के जितने भी लोग हैं सदस्य, साथ साथ समुदाय में हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं बच्चों के, उनका सहयोग भी इसमें उतना ही आवश्यक है। तो अधिकतर जो संस्थागत योजनाएं बनाई जाती हैं या प्लानिंग की जाती है उसमें हम समुदाय का भी सहयोग लेते हैं, जिसमें कि माता पिता का सहयोग भी शामिल रहता है। लास्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेट एंड नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़। संस्थाएं जो भी अपने लिए जिन भी उद्देश्यों या लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की भी योजनाएं बनाती हैं, उनको बनाने से पहले उस राज्य विशेष में और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाई जाती हैं उनको भी ध्यान में रखती हैं या उनका संदर्भ भी लेती हैं। कि ऐसा ना हो कि जो शैक्षिक योजनाएं हैं, जो राज्य स्तर पे जो जो शैक्षिक योजनाएं चल रही हों उसके वो मतलब उसका भी वो सहारा ले सकते हैं, उसको भी वो ज़रूर से ध्यान में रखते हैं। ये तो हमने जानी कि संस्थागत प्लानिंग या संस्थागत नियोजन की क्या विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं कि संस्थागत प्लानिंग या संस्थागत नियोजन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ मैन पावर, मानवीय संसाधनों का सक्रिय योगदान या सक्रिय सहयोग। पहला उद्देश्य है कि जो भी उपलब्ध मानवीय संसाधन है उसका अधिकतम सहयोग लेना और उसको जो उसका सहयोग हम ले रहे हैं वो भी सक्रिय हो, यानी हर एक की भूमिका सक्रिय रूप से उसे निभानी हो। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी अमंग द टीचर्स, क्योंकि यहाँ पे जनतांत्रिक व्यवस्था में काम होता है, इससे चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी की जो भी लीडरशिप क्वालिटी है अगर उनके अंदर कोई नेतृत्व क्षमता है उसको भी आगे बढ़ने का उभरने का अवसर यहाँ मिलता है। तो अगला उद्देश्य है कि अगर टीचर्स के अंदर इस तरह का कोई नेतृत्व क्षमता है तो उसे भी बढ़ावा देने का यहाँ पर उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी अभी हम बात भी कर चुके हैं कि संस्था में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना इसका अगला उद्देश्य है।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑटोनॉमी टू द इंस्टीट्यूशन। संस्थागत नियोजन चूँकि किसी संस्था से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए संस्था को पूरी तरह से स्वायत्तता मिल जाती है या स्वतंत्रता मिलती है अपने बारे में योजना बनाने के लिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर एंथुजियास्टिक टीचर। यहाँ पर अगला उद्देश्य ये कह रहा है कि किसी भी संस्था में बहुत सारे उत्साही शिक्षकगण भी होते हैं, तो उनको भी अवसर मिलता है कि वे अपनी संस्था के लिए उत्साहपूर्वक कुछ काम कर सकें और आगे बढ़कर कुछ इनिशिएटिव लें या पहल करें। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि कम्युनिटी का भी यहाँ पर सहयोग लेना होता है या उसका रोल भी होता है। तो यहाँ पर जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका सक्रिय सहयोग भी संस्थागत नियोजन में को पूरा करने में उनका भी सहयोग रहता है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। जब भी हम संस्थागत नियोजन की बात करते हैं तो किन्हीं चरणों को ध्यान में रखकर हम ये योजना बनाते हैं। तो किन चरणों को हम ध्यान में रखेंगे, आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा चरण या पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स एंड प्रॉब्लम्स, यानी किसी संस्था के लक्ष्य और समस्याओं का निर्धारण करना। कि सबसे पहले हमें जानना कि हमारी संस्था में कौन सी समस्याएं आ रही हैं या कौन से लक्ष्य हैं जिनको हमें पूरा करना है और जिनको हमें पाना है, उसके लिए हमें योजना बनानी है। तो सबसे पहले लक्ष्यों और समस्याओं का निर्धारण। अगला पॉइंट है सर्वे ऑफ द रिसोर्सेज। विद्यालय में, महाविद्यालय में या शैक्षिक संस्था में उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन या उसका एक निरीक्षण करना या सर्वे करना, ये देखना कि कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं और कौन कौन से साधन भविष्य में उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि विद्यालयों को जो साधन हैं वो उनके उसके 3 सोर्सेज होते हैं, या तो उन्हें अपने ही संसाधनों से या अपने ही स्रोतों से उन्हें मिल जाते हैं, या कई बार उन्हें राज्य सरकार या कई ग्रांट से उन्हें भी संसाधन मिल जाते हैं। तो इनका पूरी तरह से सर्वे करना कि क्या उपलब्ध संसाधन हैं। अगला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लानिंग एंड रिस्क प्रोसीजर। इसके बाद योजना का निर्धारण करना। योजना का समय कितना होगा, योजना किन किन चीज़ों को कवर करेगी और उसकी प्रविधि क्या होगी, कैसे उस योजना को किया जाएगा। तो इन सब बातों का यहाँ पर तीसरे चरण में हम निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग, यानी योजना को एग्जीक्यूट करना या योजना को प्रारंभ करना। प्लानिंग हो जाने के बाद, तय हो जाने के बाद अगला चरण आता है कि हम योजना को प्रारंभ कर दें और उस पर काम करना शुरू करें। और जितने समय के लिए वो योजना है, जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता है, उन सबको हम उसमें लगाएं और प्लान को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ द प्लानिंग आउटकम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण है या इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप पे हमें ये फॉलो करना होता है कि जो भी योजना हमने चलाई थी कि उसके परिणाम क्या है, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दैट प्लानिंग। तो उसका परिणाम क्या है, उसके परिणामों का यहाँ मूल्यांकन किया जाता है कि जो हमने योजनाएं बनाई थी वे कहाँ तक पूरी हुई, कहाँ तक उन्होंने लक्ष्य को पूरा किया, कितने संसाधनों का उपयोग हुआ, कितनों की और ज़रूरत थी क्या, यानी सारे ही परिणामों का यहाँ निष्पक्ष रूप से इवैल्यूएट या मूल्यांकन किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है रिफॉर्म्स इन द फ्यूचर प्लानिंग। और इस मूल्यांकन के आधार पर या इस मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो ये होता है कि भविष्य की जो हम योजना बनाएंगे उनमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं या आगे आने वाली योजनाओं में हम क्या सीख ले सकते हैं अपनी पिछली योजना से। तो ये सभी स्टेप्स हैं जिनको कि ध्यान में रखकर संस्थागत नियोजन किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये जो भी बातें मैंने संस्थागत नियोजन के बारे में आपको बताई हैं, आपको ज़रूर वो लाभप्रद लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।